सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झा सर पे। इस चैनल पे आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होता है, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो या फिर सारे सिलेबस की वीडियो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो हो, आपको इस पे मिलती रहती है और कंटिन्यू मिलती रहती है। इसीलिए अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। कल मैंने आप लोगों को मौर्य साम्राज्य पढ़ाया था, मौर्य वंश पढ़ाया था, जिसके बाद मैंने बताया था कि मौर्य वंश का जो है कैसे खात्मा हुआ, कैसे वो मौर्य वंश का पतन हो गया और उसके बाद जो है वो शुंग वंश की स्थापना हुई। तो आज की ये वीडियो जो है वो शुंग वंश के ऊपर बनाया गया है। हालांकि ये छोटा टॉपिक है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। इसी वजह से मैंने इस पे वीडियो बनाने की प्लान किया है और मैं इसका वीडियो जो है आप लोगों को दे रहा हूँ। आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू और लास्ट तक देखिएगा। छोटा सा वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसकी सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी। और वह कब की थी, तो 185 ईसा पूर्व में। और उसके बाद मगध पे जो मौर्य वंश था वो खत्म हो गया। मौर्य वंश टोटल जो है वो 137 वर्षों तक रहा था। और उसके बाद मगध वंश पे पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी। शुंग वंश को ही ब्राह्मण वंश कहा जाता है, क्योंकि वह जो है वो ब्राह्मण कुल से बिलोंग करता था। आज का जो पॉइंट है उस सारे पॉइंट को हम लोग गौर करेंगे। ये पॉइंट कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इसलिए आप सीरियसली होकर के सारे क्वेश्चन को या तो नोट डाउन करेंगे या फिर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे जो भी आपको समझ नहीं आता है। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि ये हमको मोटिवेशन देता है और मैं आपके लिए अगला वीडियो इससे लाता हूँ प्रेरित होकर के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी, ब्राह्मण जाति का था। मैंने आपको अभी बताया है कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बृहद्रथ की हत्या कर दिया था और मगध पर शुंग वंश की स्थापना कर डाली थी। और वह जो था वह ब्राह्मण जाति का था, इसीलिए इस शुंग वंश को जो है वो ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। हालांकि आप जानते हैं कि मौर्य वंश की राजधानी जो थी वह पाटलिपुत्रा थी, पटना थी, लेकिन उसके बाद शुंग वंश के शासकों ने क्या किया, अपनी राजधानी को बदलकर विदिशा में स्थापित कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। इंडो यूनान का जो शासक था मिनांडर, उसको किसने पराजित किया था, तो पुष्यमित्र शुंग ने। नेक्स्ट आपको ये ऐसे पूछ सकता है कि पुष्यमित्र शुंग ने किसको पराजित किया था, तो इंडो यूनानी शासक मिनांडर को। ऑप्शन मिनांडर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाए। पतंजलि जो योग के गुरु हैं, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है कि भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। जी हाँ, यह भरहुत स्तूप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में आता है कि भरहुत स्तूप का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है पुष्यमित्र शुंग से। जो शुंग वंश का संस्थापक था, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देखिए, ये मैंने आपको अभी बताया कि ये छोटा वीडियो है, लेकिन इसमें जितने भी पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो शुंग वंश का जो अंतिम शासक था वह आप याद रखेंगे कि शुंग वंश का अंतिम शासक का नाम क्या था, देवभूति। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग। देवभूति की हत्या 73 ईसा पूर्व में कर दी गई और किसने किया, तो वासुदेव ने। और मगध की गद्दी पर किस वंश का स्थापना कर दिया, वासुदेव ने, तो कण्व वंश का। इससे आपको ये पता चल जाता है कि शुंग वंश के बाद मगध पर जो है वह कण्व वंश का स्थापना हो गया। और कण्व वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव। नेक्स्ट पॉइंट है कि कण्व, और इस तरह से कण्व वंश ज़्यादा दिनों तक नहीं चला, इसीलिए इसके बारे में ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है। सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि कण्व वंश का जो संस्थापक था वह वसुदेव था और कण्व वंश का अंतिम राजा जो था वह सुशर्मा था। तो ये आप समझ चुके हैं। ये जो है वो टोटल मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया। कुछ और पॉइंट हैं जो इसके बाद सातवाहन वंश आया था, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। कण्व वंश के बाद जो है वह मगध पे सातवाहन वंश का शासन हुआ, तो इसके बारे में हम समझते हैं। पॉइंट को देखते हैं कि सीमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। अब देखिए, इस सुशर्मा जो मैंने आपको बताया कि कण्व वंश का अंतिम शासक था वह सुशर्मा, उसकी हत्या 60 ईसा पूर्व में किसने कर दी, देखिए 73 ईसा पूर्व में जो है वह शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की जो है हत्या करके वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की। और वही देखिए 73 के से कुछ साल के उपरांत जो है वह अंतिम राजा सुशर्मा को पराजित कर 60 ईसा पूर्व में सीमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना कर दी। अर्थात सीमुक
जो है वह सातवाहन वंश के संस्थापक हो गए। और ये आप याद रखेंगे कि सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो सीमुक। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थित की। सातवाहन जो है वह अपनी राजधानी कहाँ पे स्थापित किए, तो वह गोदावरी नदी के किनारे स्थापित किए। और सातवाहन का वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में मैं नीचे बता रहा हूं कि सातवाहन वंश के जो प्रमुख शासक थे वह सीमुक थे जो संस्थापक थे। उसके बाद सतकर्णी, उसके बाद गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है वो सबसे प्रसिद्ध इसके जो है शासक हैं। उसके बाद वशिष्ठ पुत्र, उसके बाद पुलुमावी तथा यज्ञश्री सतकर्णी, ये सब जो है वो सातवाहन वंश के शासक हैं। सतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था, ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन शासकों के समय में प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार कौन थे, तो हाल एवं गुणाढ्य। ये नाम आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप इसे याद रखने का प्रयास करेंगे। सातवाहन शासक के प्रसिद्ध साहित्यकार थे ये। नेक्स्ट है कि हाल ने गथा सप्तशती तथा गुणाढ्य ने बृहत कथा नामक पुस्तकों की रचना की थी। यह जो सातवाहन शासक के समय में जो प्रसिद्ध रचनाकार थे उनका नाम है हाल एवं गुणाढ्य, जिसमें हाल ने गथा सप्तशती और गुणाढ्य ने बृहत कथा। तो बृहत कथा के बारे में आपको पूछ सकता है, आता है एग्जाम में, जिसको इसकी किसने रचना की थी, तो गुणाढ्य ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन शासकों ने चांदी, तांबे, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। जो सातवाहन शासक थे वही क्या किए थे, तांबे और चांदी, सीसा, पोटीन और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया था। अर्थात आपको एक बार और ये चीज इसमें से इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है कि सीसा का मुद्रा सबसे पहले किसने चलाया था, तो सातवाहन शासकों ने चलाया था। सांकेतिक मुद्रा भी सबसे पहले सातवाहन शासकों ने चलाया था। नेक्स्ट है कि सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। अर्थात शीशे वाला जो सिक्का बनाया जाता था, जो सातवाहन वो सिक्का बनवाते थे, वो शीशा कहाँ से आता था, तो रोम से मंगाया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा का आरंभ भी सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। अर्थात ब्राह्मण को जो भूमि दान किया जाने लगा, यह प्रथा भी सबसे पहले सातवाहन शासकों ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा प्रकृति एवं लिपि ब्राह्मणी थी। जो सातवाहनों की राजकीय भाषा थी वह प्रकृति थी और लिपि जो थी वो कौन सी थी, ब्राह्मणी थी। मतलब सातवाहन शासक कुल मिला के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, क्योंकि इसमें कुछ अच्छे राजा हुए थे और कुछ अच्छा काम भी हुआ था। इसीलिए आप इस सातवाहन वंश को भी ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सातवाहनों में हमें मातृ सत्तात्मक ढांचे का आभास मिलता है। अर्थात जिस तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़े थे कि उस समय का समाज जो है मातृसत्तात्मक था, उसी तरह सातवाहनों में है जो वह मातृसत्तात्मक ढांचा का कुछ आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमीपुत्र, वशिष्ठ पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजा कुल प्रतिसत्तात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही हुआ करता था। अर्थात राजा जो होता था वह पुत्र ही हुआ करता था, लेकिन उनका नाम का प्रचलन जो है वह सामान्यतः जो है माता के नाम से संबंधित रखा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहनों शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन का काम गौलमिक को सौंपा था। अर्थात गांव में जो प्रशासन का देखरेख करते थे उसे क्या कहा जाता था, तो गौलमिक। नेक्स्ट है गौलमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। अर्थात यह एक तरह का एजेंट होता था जो है वो गांव की प्रशासन का देखरेख करता था, जिसको क्या कहा जाता था, तो गौलमिक। और उसके पास जो शक्ति होती थी उसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक उसके पास होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है कार्ले का चैत्य। यह कार्ले का चैत्य जो है यह किसने बनाया, सातवाहन शासकों ने। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण भी सातवाहन शासकों ने ही करवाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट है अमरावती कला का विकास भी सातवाहन शासकों ने किया है। गीत सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते हैं। तो आपको ये पूछ सकता है कि दक्षिणापथ के स्वामी कौन कहा जाते हैं, तो सातवाहन शासकों को दक्षिणापथ का जो है वो स्वामी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। अर्थात सातवाहन वंश ही एक ऐसा वंश था जिसने उत्तर और दक्षिण भारत को काफी हद तक एकजुट और जो है वो जीतने का काम किया था। तो ये थी हमारी कुल मिला के इस वीडियो में मैंने आपको शुंग वंश, कण्व वंश और उसके बाद से जो है वो
टोटल आपको शुंग वंश और कण्व वंश, उसके बाद जो है वो आपको सातवाहन वंश, इन तीनों वंशों के बारे में पढ़ाया है। ये चीज़ें छोटी छोटी थी, लेकिन इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अगर आपको कुछ पॉइंट नहीं समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और बार बार देखिए, क्योंकि इससे आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपको प्राचीन भारत में जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं उन पे बना के देने वाला हूं। अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।